हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी मेंस का जो एसए का पेपर है 2022 का, जो आज ही के दिन हुआ है, कि उसमें जो क्वेश्चंस आए थे या उसमें जो थीम्स आई थी वो किस हिसाब से थी। क्या वो फिलोसफिकल थी, क्या वो एजुकेशन से रिलेटेड थी, क्या वो हमारी नॉलेज बेस्ड थी, या और भी कुछ था। तो हम आज अपना ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ यूपीएससी मेंस एसए 2022 पार्ट 1। इसमें हम पार्ट ए लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 सेकेंड लेंगे। ओके जी, चलो देखते हैं क्या है आज। दिस इज़ योर पेपर ऑफ एसए जो आज हुआ है। देखिए इसमें ऊपर है सेक्शन, दिस इज सेक्शन ए एंड दिस इज सेक्शन बी। बोथ द सेक्शंस हैव 4 एसए। ओके, यू हैव टू डू वन फ्रॉम सेक्शन ए। एक आपको पहले सेक्शन से करना है और दूसरा आपको दूसरे सेक्शन से करना है। एंड जो देखने से पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में सेक्शन ए देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इनकी जो थीम्स है वो क्या क्या हो सकती है, और ये जो कीवर्ड्स दिए हैं इनको हमने उस टाइम पे जब हम पेपर में हों या फिर उस एंग्जाइटी वाले टाइम में इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, इसकी क्या टेक्निक है। चलिए शुरू करते हैं। The first one is forests are the best case studies for economic resilience। इसमें हमें क्या दिया है उन्होंने, फॉरेस्ट का पूछा है। ठीक है, और किसके साथ ज्वाइन किया उन्होंने, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ। तो पहले हमारे कीवर्ड्स कौन से हो गए, एक हो गया फॉरेस्ट्स, सेकंड वन इज बेस्ट केस स्टडीज, बेस्ट, एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक रेजिलियंस। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 3। अगर हमें कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो हमें कीवर्ड अप्रोच लेनी ज़रूरी है उस पेपर के टाइम पे। तो हम इसके 2 पार्ट देखेंगे, 2 तरीके से देखेंगे। अगर हम एज इट इज़ पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है कि इसमें यही बता रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक रेजिलेंस के लिए बेस्ट केस स्टडीज़ है। कोई भी नॉर्मल मैन ये ऐसे पढ़ेगा, तो ले मैन जो पढ़ेगा वो ऐसे पढ़ेगा, बट हमने जो यूपीएससी वाले हैं या जो स्टेट वाले पीएससी हैं उसमें हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे आएगी, हमें कीवर्ड अप्रोच लेनी है। पहला आ गया फॉरेस्ट, दूसरा आ गया बेस्ट केस स्टडीज़, सिंपल नहीं दिए हैं, सिर्फ बेस्ट केस स्टडीज़, एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक रेजिलियंस। ठीक है, तो देखो ये क्यों आया है। हो सकता है जो 2019 के हिसाब से जो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, अगर आपको याद होगा, तो वहाँ पे पूरा का पूरा जंगल जल गया था। उसके बाद क्या हुआ, कितनी वहाँ पे कैनोपी थी, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, वो सब ख़त्म हो गई। ठीक है, बट वो हुई किससे, वो सम सॉर्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ भी थे, नेचुरल भी थे। एंथ्रोपोजेनिक प्लस नेचुरल जब जुड़े तो उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बर्डन पड़ना शुरू हो गया। ओके, तो ये कैसे, अभी हमने ये भी देखना है कि वाई दीज आर द बेस्ट केस स्टडीज़। बेस्ट केस स्टडीज़ क्यों है, अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें, पहले हमने क्या देखना है, एक प्रीफेस देखना है। जब यहाँ पूछा उन्होंने फॉरेस्ट आर द बेस्ट, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा देना है कि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आप आगे क्या देने वाले हो। थोड़ा सा सिर्फ प्रीफेस क्या लिखेंगे आप, कि हाँ ये सच है कि फॉरेस्ट जो है हमें ऑल टुगेदर हमारा इकोसिस्टम नर्चर करते हैं। ठीक है, और हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बनाते हैं। बट फॉरेस्ट को अगर हम नेगेटिव वे में डिग्रेड करेंगे या हमें ओवर यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को, तो वो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। ये हो गया हमारा इंटरफेस या फिर इंट्रोडक्शन। आगे हम जो नेक्स्ट पैरा होगा उसमें हम प्रोज बताएंगे, यानी कि पॉजिटिव्स बताएंगे, केस स्टडीज़ क्यों हैं वो बताएंगे। जो नेक्स्ट पैरा होगा वहाँ पे होगा कि नेगेटिव्स बताएंगे, और जो आगे वाला थर्ड वाला पैरा होगा उसमें हम दोनों का बैलेंस बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके साथ ही चलना, हम इसके ऑपोजिट भी चल सकते हैं। जो स्टेटमेंट दी है आपको एनालाइज करना है, और आपकी खुद की क्रिएटिविटी कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस वे से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हिंदू में भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे फॉरेस्ट पे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो उसमें भी काफ़ी आर्टिकल्स आए थे, बहुत ज़्यादा। जो इंटरनेशनल पैनल पे जो क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा था, तो उन्होंने भी ये लिखा था कि जो फॉरेस्ट हैं, बी इट अमेजोन्स या फिर जो वेटलैंड्स हैं,
कोई भी ऐसे मार्शी एरियाज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से इकनॉमी जो है वो नेगेटिव में जा रही है। और आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक रेजिलेंस कैसे है। अगर हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें कि फॉरेस्ट को हम हमेशा एज ए सोर्स यूज़ करें, उनको उनकी कदर करें फॉरेस्ट की, तो अभी है ना एग्जांपल्स क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फॉरेस्ट से ले रहे हैं ना, फॉरेस्ट अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। वर्मी कल्चर हो रहा है, केचुआ का कल्चर है, अगर आपने न्यूज़ में सुना हो, केचुआ का कल्चर चल रहा है, खेती बाड़ी चल रही है, उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं। इकनॉमी में क्या आ रही है, रेजिलियंस आ रही है ना, इकनॉमी पूरी ग्रोथ हो रही है उसमें। अगर कोई आज की डेट में अगर कोई फेस पे कोई चीज़ें लगाना चाहता है तो वो क्या लाना चाहता है, नेचुरल चीज़ें। हम भी यूज़ करना चाहते हैं नेचुरल, केमिकल फ्री। फॉरेस्ट क्या है, हमें एक सोर्स बताते हैं कि हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, दे शुड बी केमिकल फ्री, फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्यूटी, फ्री फ्रॉम एनी नेगेटिव इंटरफेरेंस। इसको अगर आप फिलोसफिकल साइड पे ले जाएं तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट का एक दरिया है, फॉरेस्ट का जो एक, जैसे एक आप एक केस या आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, या आप एक छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं कि जैसे एक नदी बह रही है, तो वो आसपास जो उसके एक एनिमल्स हैं, जो हम लोग हैं, अगर कोई इंसान जा रहा है तो अगर तो वो बह रही है नदी, तो अगर वो उसको पानी को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करे, किसी कटोरे में डालने की कोशिश करे, तो वो उससे नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। वैसे ही हमारी सोच भी इनफाइनाइट है। जो इंसान है उसकी जो सोच है वो इनफाइनाइट है, वो कहीं भी जा सकती है। तो फॉरेस्ट ही एक ऐसी केस स्टडी है, फॉरेस्ट ही ऐसी एनर्जी बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक रेजिलेंसी हो जाए उसमें। इसमें कौन कौन सी हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, सोसाइटल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है। तो आपको वाइडर पर्सपेक्टिव लेना है। बेस्ट केस स्टडीज़ क्यों हैं, क्योंकि वो हमारे लिविंग हैं, वो ही हमारी रूट्स हैं। कोई भी आप केस स्टडीज़ से शुरू कर सकते हैं आप, या फिर आप किसी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से शुरू कर सकते हैं, या किसी की आपस में बातचीत चल रही हो, बीट कोई आप एनसीईआरटी की बुक से ले लीजिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ये एज सच न्यूज़ में भी था, इसलिए ये आपके ऐसे पेपर का थीम 1 बना है, यानी कि पेपर के पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है ये। क्योंकि न्यूज़ में बहुत थे फॉरेस्ट, हम लोग ही इसको डिग्रेड कर रहे हैं, फॉरेस्ट की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट की वजह से इकनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आ रही है। फॉरेस्ट जब हम डिग्रेड कर रहे हैं तो उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, बीमारियाँ आ रही हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन पे जा रहे हैं। इतना आप कहीं भी ले जा सकते हैं इनको। तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, और ये ऐसा कुछ था नहीं कि ये कहीं बाहर से आया है या फिलोसफिकल है, आप ऐसे बोल नहीं सकते। इसकी हर डिमेंशन थी, सिर्फ फिलोसफिकल नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसमें भी सेम टेक्निक करेंगे। हमें नहीं समझ आ रही है कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी पढ़ लिया, उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जो कवि हैं वो लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है, संसार के। तो हमें इसमें कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, एक आ गया पोइट्स, सेकंड वन इज़ अनएक्नॉलेज्ड, थर्ड वन इज़ लेजिस्लेटर्स। ओके, तो हमें ये 3 कीवर्ड के अप्रोच के हिसाब से ये ऐसे को समझना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि इसमें हमने देखना है कि पोइट है क्या, पोइट कौन से हैं। कवि एक्सप्लिसिटली, ठीक है, इन्होंने दिया है कि कवि वही होंगे जो किताबें लिखते हैं, जो पोइम्स लिखते हैं। क्या वो कवि हैं, हो सकता है वो कवि हो। आगे देखिए, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स, यानी कि कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। आप कोई भी पोइट ले लीजिए, जैसे कि आप कहाँ से शुरू करें, रविंद्रनाथ टैगोर लीजिए, ठीक है। वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर कैसे हुए, उन्होंने एक फेज़ रखा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का फेज़ रखा
क्या था, उनको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इन्होंने हमारा ये बेस रखा है, पर उन्होंने रखा। ठीक है, आगे चल के वो लीगल हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज़ बन गई, आगे एक्ट्स आ गए, ये है वो है आ गए। बट ये शुरू कहाँ से हुआ? किसी पोइट यानी कि किसी इतिहासकार, जो कोई कवि था, उसने कुछ सोचा और उसने उस सोच को अपनी कलम से किताब पे लिखा, और वो किताब जो है वो किसी ने पढ़ी तो वो उसने उसको प्रैक्टिकल वे में लाया। जब वो प्रैक्टिकल वे में आया तो वो डे टू डे लाइफ जो है, लोगों की एक्टिविटीज है, उसमें वो चला गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक सर्कल आ गया ना, गोल सर्कल आ गया, जिसमें बस ग्रोथ होती रही होती रही होती रही। बट लेजिस्लेटर्स क्यों दिया है उनको, क्यों प्रॉब्लम क्यों है लेजिस्लेटर वर्ड से? देखिए क्यों, क्योंकि जो आज के लेजिस्लेटर्स हैं वो कहाँ हैं, वो सिर्फ एक्नॉलेज्ड वन है। पॉलिटिकल इतना गिमिक हो रहा है, ठीक है, और इतनी रेंट सीकिंग चीज़ें हैं, सेल्फ क्रिएटिव इल्यूजन है इतना ज़्यादा कि वो कहीं गुम हो गए हैं अपने रोल में। उनको पता नहीं है कि रोल प्ले क्या हो रहा है। ठीक है, वो बस अपनी एग्रेंडाइजमेंट में लगे हुए हैं, अपनी री इन्वेंटिंग कर रहे हैं, अपनी ही री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसलिए जो कवि है उनको उन्होंने बता दिया कि अनएक्नॉलेज्ड है, उन्होंने एक पाथ रखा है। ठीक है, तो बस हमें यही लिखना है कि कवियों ने क्यों पाथ रखा हुआ है, उन्हें क्यों बोलते हैं। आप किसी भी कवि की एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर आप ये लिख सकते हैं कि अनएक्नॉलेज्ड क्यों रह गए, क्योंकि जो आज की दुनिया है, जो हम लोग हैं, उनमें इतनी जागरूकता नहीं है कि हम इन डीप अंडरस्टैंडिंग को करें। अगर हम स्पिरिचुअल वे में भी जाएंगे तो स्पिरिचुअल वे में भी हमें एक गुरु चाहिए, हमें एक सोर्स चाहिए जो एक बेस रखेगा। ठीक है, तो पोइट कोई भी हो सकता है। पोइट वो नहीं है जो सिर्फ बुक्स ही लिखता है, जो किताबें लिखता है, जो पोइम्स लिखता है। पोइट क्या है, किसी चीज़ को वो एक्सप्रेस कर रहा है। जो इंसान किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है वो उसकी फाउंडेशन बना रहा है, एक बेस बना रहा है, ताकि आगे जाके वो सारी प्रवृत्ति को, सारी प्रकृति को फ़ायदा करे। बट वो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं लेता है। आपने एक न्यूज़ में भी देखा होगा, आया था एक पेंसिलिन का, जो पेंसिलिन के फाउंडर्स थे, उन्होंने जब वो कॉपीराइट का इशू आया तो उन्होंने, किसी ने, जो कॉपीराइट वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे थे, उन्होंने उनको बोला कि हम ऐसा करते हैं, ये चीज़ हम आपके नाम पे कर देते हैं। ओके, बट उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि ये मेरे नाम पे आ जाए, क्योंकि ये सब जो हमारी नेचर है उसके अंडर है, तो मैं किसी पे हेजमनी नहीं लूँगा, मैं किसी का अधिकार नहीं लूँगा। इट इज़ ऑल अंडर द सन, तो सबको दीजिए ये इशू, ये नाम सबको दीजिए। तो वो भी तो एक पोइट हुआ ना इंसान। क्यों? क्योंकि उसने एक बेस रखा, पेटेंसी का बेस रखा, न्यूट्रल चीज़ों का बेस रखा, कि एक ह्यूमेन अप्रोच रखी है, सेल्फ सीकिंग अप्रोच नहीं रखी है। बट वो बंदा एक्नॉलेज नहीं रहा, उसको कोई नहीं जानता है, बट उसने एक चीज़ बनाई, यानी कि लेजिस्लेशन की, पर इनडायरेक्टली की। ओके, ऐसे आपके बहुत सारी हो गई। आप एग्जाम्पल ले सकती हैं, मदर टेरेसा मैम हो गए। ओके, देन कार्ल मार्क्स का लगा लीजिए आप, ऐसे थोड़ी बहुत लीजिए, मिखिल गॉर्बाचेव लगा लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उनका सोसाइटल, इकोनॉमिक, ऐसे करके प्रोस्पेक्टिव जो आते हैं आपके सिलेबस में, जो डायमेंशंस हैं उनको जोड़िए इनके साथ। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नई टॉपिक आ रहा है, ब्लाइंड एंड आ गया कि अब मैं क्या करूं, डेड एंड आ गया, तो यू शुड थिंक अबाउट द वेरियस इंडिकेटर्स गिवन इन योर सिलेबस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या आएगा, पोइट्स क्या है। पोइट्स ने बोला था, कोई भी पोइट हो गया, जब वो अपनी व्याख्या करते थे तो उसमें वो संसार के बारे में लिखते थे। वो ये भी लिखते थे कि ये जो नेचर है और ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इनको ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है, उसके पीछे क्या था, एक साइंटिफिक लेजिस्लेशन थी, क्या थी, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट था, कल्चरल इंटरमिक्सिंग थी, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट था, सबको इकट्ठे करना है, न्यूट्रिशनल पर्सपेक्ट देना है, बातें करनी है, आइडियाज़ एक्सचेंज करने हैं। तो बट वो तो किसी एक की सोच थी ना, जिसने पेपर पे लाई, और उन्होंने, सब ने आज की डेट में सब इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा आपको ये पेपर में लिखना था।
द नेक्स्ट इज हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब यहाँ पे दो डाउट हो सकते हैं कि साइंटिफिक मैन और रोमांटिक मैन का क्या मतलब है। कुछ हद तक ये वाला और ये जो पीछे वाला है आपका, ये थोड़ा बहुत मैच करता है, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री यानी कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है, ठीक है जी। साइंटिफिक मैन यानी कि जो बंदा रैशनल थिंकिंग रखता है, जिस बंदे को हर चीज़ में लॉजिक दिखता है, ठीक है, वो बंदा हो गया, या वो इंसान, वो ह्यूमन हो गया साइंटिफिक मैन। और रोमांटिक मैन क्या हो गया, जो अपनी ही इल्यूजन में रहता है, जो डे ड्रीमिंग करे, ये मतलब हवाई बातें करेंगे, बट वो इन प्रैक्टिकल या फिर अगर एक्टिविटीज़ में हो या एक्शन स्टांस में हो तो वो ज़ीरो है। इन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज। तो हिस्ट्री की आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। पहले आप दे दीजिए कि हाँ हिस्ट्री क्या एक सीरीज़ है, कि ये दोनों मैन का जो थिंकिंग थी, यहाँ पे मैन नहीं है, दिस इज़ अबाउट थिंकिंग, दिस इज़ अबाउट इरा, ओके। ये तो आपको कीवर्ड अप्रोच खुद बनानी है, न्यूज़पेपर पढ़ के बनानी है कि ये जो लिखी हुई है उसमें इम्प्लिसिट इनका क्या मीनिंग है। ये एज इट इज़ नहीं है, ये मत समझिए कि ये साइंटिफिक मैन है, होगा कोई साइंटिफिक मैन, ये होगा कोई रोमांटिक मैन, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को इन्होंने जोड़ा है कि हिस्ट्री इतिहास से क्या आया है, कि जो लोगों ने अपने काम किए हैं, जो लोगों ने प्रूव किया है, हर चीज़ को सोचा है। जो रोमांटिक मैन था वो सिर्फ बकवास करता था, ऐसा लिखा है इन्होंने। कैसे, अगर आप राजा राम मोहन राय को लीजिए, सती प्रथा उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है, ख़त्म तो की, बट उन्होंने उसमें साइंटिफिक लॉजिक ढूंढा। क्या लॉजिक ढूंढा कि इट इज़ अ मर्डर अकॉर्डिंग टू वेरियस शास्त्र। बट जो रोमांटिक मैन थे, वहाँ पे जो लोग थे, जो पंडित थे, जो वहाँ के सरपंच थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी थे, वो क्या सोचते थे, वो बोलते थे कि नहीं नहीं, ये जो औरत है इसको भी मरना है, इसको भी अपने पति, अगर वो मर गया है तो इसको भी जीना नहीं है। बट ये एवोल्यूशन हुआ ना हिस्ट्री का। विक्ट्री क्या है आज की डेट में, विक्ट्री है कि विडो जो है वो टैबू नहीं है, कोई ये धब्बा नहीं है, ठीक है। विडोज़ आराम से वो सेकंड मैरिज कर रही हैं, वो सिंगल मदर रह रही हैं, कुछ भी हो रहा है। पर ये क्या था, साइंटिफिकनेस थी ना, जो पीछे से चली आ रही है, विक्ट्रीज थी ना। ये एक एग्जाम्पल ये होगी। सेकंड वन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जो वल्नरेबल स्टेटा था, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा, जब अकबर के टाइम पे, अगर आपने टीवी में भी कोई सीरियल देखा हो तो उस टाइम पे जो ये जो ट्रांसजेंडर्स थे वो रानियों के कक्ष में पाए जाते थे, उनके एडवाइज़र या कुछ सॉर्ट ऑफ उनकी लीगल बातें या उनसे मतलब उनके कक्ष में होते थे वो। तो उनका रोल बहुत अच्छा था वहाँ पे, ठीक है। बट धीरे धीरे इतना गंदा हो गया इसका रोल। जो रोमांटिक मैन था, जो रोमांटिक सोच थी ना, रूढ़िवादी जो सोच थी लोगों की, उसकी वजह से उनके स्टेटस इतना गंदा हो गया कि अभी जो रिसेंट फॉर्म्स थी कि उनका ट्रांसजेंडर को हम लोग ही, जो साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक मैन है, वही उनको गाली निकालते हैं, उनको बोलते हैं ठीक है, क्या है, ये है वो, मतलब हम उनको वर्बली अब्यूज़ करते हैं, वो बैगिंग कर रहे हैं। बट जो कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड जो मैम को मिला है, वो भी तो एक ट्रांसजेंडर है। वो भी क्या है, एक साइंटिफिक मैन अप्रोच है। किसी ने उनको किसी ने कुछ कहा, यानी कि पॉजिटिव वे में कुछ कहा कि यू कैन डू दिस, उन्होंने वो किया और उनकी वो विक्ट्री हुई है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर इरा जो था, जो एक कलंक था, अब वो ठीक हो गया, अब वो लोग उनको थर्ड जेंडर साइन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये हिस्ट्री हुई ना, वो विक्ट्री आती गई। आज की डेट में अगर हम कोई देख रहे हैं बैगिंग कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, यू मस्ट गो देयर एंड डोंट डू बैगिंग एंड ऑल दिस, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल हो गई। फिर हिस्ट्री, थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री का भी दे सकते हैं कि साइंटिफिक मैन कब शुरू हुआ, रोमांटिक मैन क्या है, साइंटिफिक मैन है क्या चीज़ है, ये जो हर चीज़ का तथ्य देखे इसके पीछे क्या था। तेनालीराम जी देख लीजिए, बीरबल जी देख लीजिए, दे वर साइंटिफिक मैन। बट अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के वो देखेंगे, धनानंद,
तो रोमांटिक मैन था ना वो, अपनी आइडियलिस्टिक स्टेट में रहना है, मुझे बस अपना ही थ्रोन लेना है, मुझे किसी ऑल सर्वोदय कोई कंसेप्ट नहीं है, बस मुझे अपना ही लेना है। ओके, तो अभी ब्रिटिश एरिया भी देख लीजिए, साइंटिफिक मैन तो आए थे, कुछ रोमांटिक मैन भी आए थे, रहे कुछ साल रहे, एक्सप्लॉइट किया, बट स्टिल उनको फोर्स किया गया या वो खुद ही चले गए वहाँ से, क्योंकि उनको पता था कि इतनी बस मेरे जो थॉट्स की वैलिडिटी है बस वो इतनी है, क्योंकि अब जो साइंटिफिकनेस है वो बढ़ गई है। ठीक है, अगर आप इसको करंट से जोड़ें तो एक टाइम था जब मोबाइल सेट जो थे वो एक लग्जरी थी, गाड़ी एक लग्जरी थी, ओके, लैपटॉप एक्सेट्रा ये भी एक लग्जरी थी। बट अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है, इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया है कि ये सब लग्जरी आम हो गई हैं, तो साइंटिफिकनेस आ गई, थिंकिंग ब्रॉड हो गई, ये हो गया। कल्चरल देख लीजिए, कल्चर में भी यही हुआ, कभी पहला था कि जी मेरा कल्चर है ये नहीं जी मेरा है ये, अब ऐसा नहीं हो रहा, इंटरमिंगलिंग हो रही है। ठीक है, नो मैटर कि कुछ एरियाज़ हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे बहुत सारे केसेस भी होते हैं कल्चरल इंटरमिक्सिंग क्यों हुई, बट स्टिल पर एज इट इज़ हम अगर जनरल में देखें तो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी, तो रोमांटिक मैन और साइंटिफिक मैन ये कोई आदमी नहीं है, ये एक सोच है, एक सोच विचारधारा है जो उन्होंने बतानी चाहिए है कि आप हिस्ट्री से लेके शुरू कीजिए कि अब तक जो जो पीछे से रूढ़िवादी सोच आ रही थी वो कैसे बदली और साइंटिफिकनेस उसमें कहाँ से आई। ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए आप, क्या थी ब्यूरोक्रेसी, पहले हिरार्की थी। ठीक है, जब बिल्कुल पुराना ज़माना था तो जी जो नोबल्स हैं उनके बच्चे नोबल बनेंगे, जो कॉबलर हैं वो उनके बच्चे कॉबलर बनेंगे, बड़ी पोस्ट पे वो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वो चेंज आ गई। अब क्या है, मेरिट सिस्टम आ गया, कंपटीशन सिस्टम आ गया, अब कोई नहीं पूछता है कि आप जी कैसे आए हो, तो चेंज हुई ना, सोच बदली है ये, तो आप इनके साथ इनको जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आप एक अच्छी सी एक कहानी लिख दीजिए। ठीक है, कहानी का बेस्ट सोर्स अगर ऐसे का मैं बोलूँ तो वो आपकी NCERTs हैं 6 से लेके। अगर आपको कोई बिना चैलेंज किए कोई बुक लिखनी है कि मुझे हर मटेरियल वहाँ से लेना, तो वो NCERTs ही हैं। उनमें आप देखेंगे साइड साइड पे कोटेशंस दी होती हैं, छोटी छोटी कोटेशंस दी हैं, या ऐसे फिगर्स बनाए हुए हैं कि कोई लेडी काम करती है तो वो लाइन में खड़ी है। ठीक है, लाइन में खड़ी है तो उस सेम उसने देखा कि जिसके घर वो काम करती है उसको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने प्राइवेटली फ़ीस ली और आराम से हो गया, बट वो बेचारी इतनी देर खड़ी रही फिर भी उसका नंबर नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसी कहानी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐसे में, उससे बेटर क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट है, अ शिप इन द हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट वॉट शिप इज़ फॉर। ठीक है, ये शिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछली बार भी आया था बट वो थोड़ा अलग वे में था। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं। इट्स लाइक कि आप अपने कंफर्ट जोन में होंगे जब तक तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आएगा। ठीक है, बट जब आप बाहर जाएंगे, इंटरमिंगलिंग करेंगे, ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। ठीक है, जब आप इससे शुरू कर सकते हैं, जब गौतम बुद्धा थे उनकी शादी हो गई, हैप्पी लाइफ जी रहे थे, बट जब उन्होंने देखा, वो अपने कंफर्ट जोन में थे, जब उन्होंने देखा कि एक गरीब है, वो देखो कितनी सफरिंग है, कितनी हमारे संसार में कितनी पेन है, लोग सफ़र कर रहे हैं, देखो कितनी डिज़ायर है, ये है वो है, तो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी समझा। ठीक है, क्या है, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं अंदर ही बैठा रहूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि बाहर है क्या चीज़, व्हाट इज़ द सोसाइटी ऑल अबाउट। तो ये वही चीज़ है, इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान अगर अपनी कंफर्ट जोन में रहेगा तो उसके लिए वो सेफ़ है, बट उसको वहाँ रहना नहीं है। हर इंसान का अपना गोल है। ठीक है, आप अगर इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से लगाएं, अगर इंडिया के जो 1991 के रिफॉर्म्स नहीं होते, अब कंफर्ट जोन में रहते, क्योंकि हम
पोस्ट इंडिपेंडेंस में जी हमारे लैंड रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो थोड़े बहुत हुए हैं, वही रहता, टेनेंसी एक्ट रहते, है ना, ब्यूरोक्रेसी रहती, वैसी लाइसेंसिंग रहती, तो क्या होता, आज भी हम ना पुराने युग में होते, जो हाल अफ़गानिस्तान का हो रहा है ना वही होता हमारा भी। बट नो, वी मैनेज्ड, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, स्टेप बाय स्टेप हमारी शिप जो है वो हार्बर से आगे निकलती गई। कैसे, ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इंडिया के हिसाब से। आप अगर आपके दिमाग में कोई बेटर एग्जांपल हो तो आप वो ज़रूर लिखें, ठीक है। 1991 के रिफॉर्म्स आए, हमने थोड़ी शिप खोल दी, ठीक है, अपनी पर्सपेक्टिव वाइडर कर दिया, इकोनॉमिक स्फीयर में कर दिया वहाँ पे, ओके। देन आगे आते गए, 91 के आ गए, फिर 2000 के आ गए, फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ गई वाइडर रिस्पेक्ट पे, ठीक है। बट आपकी जो स्टडी है 2022 में, 2019 में, ठीक है, इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया कि हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं। देख लो ना, कंफर्ट जोन था हमारा कि भाई इतनी सी है भारत जी, डेवलपिंग इकॉनमी है, थर्ड वर्ल्ड नेशन है, बट आज हम कहाँ हैं, हर जो इंटरनेशनल फोरा है वहाँ पे हमारा नाम आता है, G7 पे हम स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। WTO में हमारे इश्यूज रखे जाते हैं वहाँ पे, WHO ने अगर कुछ कोविड के टाइम पे गलत किया तो हमने उसको पॉइंट आउट किया, और हमारे जो डेवलप्ड नेशन थे उन्होंने हमारा बैक किया, हमारा सपोर्ट किया, ठीक है। हमारी ग्रुपिंग हो रही है, क्वाड हो रहा है, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो रहा है, पूरा का पूरा जो एक सागर है, इंडो पैसिफिक सागर हो गया, इंडिया का नाम हो रहा है ना, ये हो गया इंडिया के हिसाब से। अगर हम अंदर ही रहते, बस अपने घर पे रहते, शिप को बस साइड पे बांधे रख दे, नॉट लगाए रखते, तो हम बस सेफ थे, बट हम वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी हमारी। बट हम जैसे ही खोले, रिसेशन भी हो रही है हमारे, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी, बट नहीं, हमारा नाम आगे जा रहा है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट आपको शिप को सेल थ्रू कराना है, ओके। तो ये था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं, जो आपको बोल रहे हैं कि फ़िलोसफिकल था, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ें तो दैट इज़ मोर देन एनफ, प्लस NCERT टू राइट द आंसर्स इन essay एज वेल एज इन अदर पेपर्स। बस वो थोड़ा आपको एनालिटिकल स्किल्स आने चाहिए, एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हर वर्ड की, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट है, जो पार्ट सेकंड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर बेटर इनपुट्स। थैंक यू।